तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और कोरोना के साथ जी रहे होंगे। कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं कि कोरोना के चलते अब लगभग जुलाई में आपके जो स्कूल्स वगैरह हैं शायद खुल सकते हैं। तो आप अपने टीचर से मिल सकते हैं और अपनी फ्रेंड से मिल सकते हैं, अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 फिज़िक्स सेकंड चैप्टर, और उसी में हम लोग टॉपिक है कैपेसिटर। जो कैपेसिटर की सीरीज़ है उसके अंदर हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम लोग ने बना लिया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है और कैपेसिटर क्या होता है, और कैपेसिटर सीरीज़ और पैरेलल में क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लिया था सेकेंड पार्ट में। अगर आपको वो देखना है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा ये, तो वहाँ जाके आप लोग इसको देख लीजिएगा। आज की बात करें तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। जब प्लेट्स आपको लगी होंगी तब उससे कैसे कैपेसिटर्स बनते हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट हो गया, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, एंड देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू विथ कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक्स, कि डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ये फंस जाता है कभी कभी, चलो कोई नहीं। तो आज का टॉपिक है, पहले हम लोग टाइप 4 कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग ने टाइप 3 कर लिया था, टाइप 3 तक कर लिया था, उसे आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 4 क्या है बच्चों? पैरेलल, स्पेलिंग सही नहीं है, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स। तो पैरेलल प्लेट अगर आपको दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है सर आँख है तो दिखेगा ही, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये 1 2 3 4 5 6 जितना चाहे बना सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसको उसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इसको उसने कनेक्ट कर दिया और इस प्लेट का नाम दे दिया A और इस प्लेट का नाम दे दिया B, और बोला कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटर, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। सब प्लेट जो है, एवरी प्लेट हैव सेम एरिया, एवरी प्लेट हैज़ सेम एरिया विच इज़ इक्वल्स टू A, और जो मीडियम है वो एयर है। सभी के बीच में जो मीडियम है वो कैसा है बच्चों? एयर है, राइट। जो सेपरेशन है सभी के बीच में वो कितना है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d। यही तो होता है हमेशा। तो नई बात क्या बताएं सर? चलो इसको देखो कैसे करते हैं, नई बात अब हम लोग सीखेंगे। अब अगर आप देखोगे इससे तो जिसके बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना होता है, हम लोग उसके बीच में क्या लगाते हैं? इमेजिनरी बैटरी, है ना। बैटरी इमेजिनरी है। अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा तो बच्चों ड्यू टू इंडक्शन इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और इसके एक सरफेस इससे जुड़ा हुआ है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस पे कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या तैयार हो जाएगा? आपका कैपेसिटर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर पोटेंशियल से डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल, ये प्लेट और ये प्लेट जो है इनका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अगर ये आपका C पॉइंट है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? C हो जाएगा। C नहीं लेते हैं क्योंकि C फॉर कैपेसिटर होता है, D पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये D पॉइंट है तो ये भी D हो जाएगा। तो आपके कितने पॉइंट हो गए? देखो, एक A पॉइंट है, A और D के बीच में एक कैपेसिटर तैयार हो रहा है, तो A और D आप बना दिए। तो A और D के बीच में एक कैपेसिटर आपने लगा दिया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? C। क्यों बच्चों? क्योंकि C बराबर क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।
तो हर एक कैपेसिटर जो फॉर्म होगा सबकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, C होगी, क्योंकि सभी का एरिया A है, मीडियम सेम है और सेपरेशन सेम है, तो C इसके बीच में बन गया। अब ये देखिए ये दोनों पॉइंट D है, यानी ये दोनों क्या कर जाएंगे, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी मतलब नहीं है आपका, ये कैपेसिटर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर B और D के बीच में है क्या, तो D यहाँ पे है, B यहाँ पे, इनके बीच में एक बन गया। और B और A के बीच में क्या अटैच्ड है, आपकी इमेजिनरी बैटरी। इसी के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब देखो इसके अंदर कितने कैपेसिटेंस है, 2 कैपेसिटर है, और वो कैसे अटैच्ड है, आपके सीरीज़ में अटैच्ड है। सीरीज़ में क्या होता है, C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/, सीरीज़ में होता है 1/C प्लस 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C प्लस 1/C, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, C/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्लेट वाला प्रॉब्लम। तो मैं एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है आपका, आप इसको ट्राई करिए और इसका सोल्यूशन आप मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, या तो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर इजी क्वेश्चन दीजिएगा, लो इजी क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्लेट क्यों यूज़ करते हैं। तो बच्चों प्लेट यूज़ करने से, ऐसे प्लेट का अरेंजमेंट करने से जो कैपेसिटर्स फॉर्म होते हैं वो आपके ज़्यादा फॉर्म होते हैं। सर ये क्या बना रहे हो, ये वायर है बच्चों, ये वायर है, ये वायर है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। ये आपका पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब आपको इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन A एंड B। ठीक है, ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। कंप्लीट हो गए, ठीक है, चारों टाइप कंप्लीट हो गए, वो आप आपके देख सकते हैं पिछले क्लास में, और आज का हम लोग लेके सब कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टाइप था इनफाइनाइट वाला, दूसरा टाइप था वायर्ड प्रॉब्लम, तीसरा था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, और चौथा आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन स्पेलिंग पे ध्यान देना बच्चों, S है यहाँ पे Z नहीं है। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। सो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। तो सर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो इसको इंसुलेटर बोल सकते हैं, तो आंसर है नो, क्योंकि बच्चों इसके अंदर इंसुलेटर की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते हैं, बट ये क्या करता है, ओवरऑल थोड़ा बहुत फ्री चार्जेस कंटेन करता है। तो ये ना इंसुलेटर है, ना सेमीकंडक्टर है, ना कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर हम लोग इसको बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इज़ अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप के होते हैं, एक पोलर और दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर। याद आ रहा है बच्चों, इसके पहले भी हम लोग ने पोलर और नॉन पोलर कर चुके हैं। पोलर मॉलिक्यूल उसमें उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही क्या रहता है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहता है। और नॉन पोलर उसे हम लोग किस बोलते हैं, जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से। राइट, जैसे नॉन पोलर के सब्सटेंस के एग्जांपल हो गए O2, S2, क्योंकि जो इनका सेंटर ऑफ चार्ज है वो कोइंसाइड कर जाता है। पोलर के क्या है, HCl, आपका H2O। ठीक है, क्योंकि इनके जो सेंटर ऑफ चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। मतलब ऑल डायरेक्शंस में ये मूव करते रहेंगे, लेकिन ऑलरेडी इसके पास क्या रहेगा, एक डाइपोल मोमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहेगा। ठीक है, अब पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों, तो देखो जो आपके पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं बच्चों, दोनों टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर भी होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल इनका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्यों ज़ीरो होता है बच्चों? अगर हम लोग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का देखें तो इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है, बट ओवरऑल क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। सर कैसे पता चल रहा है? अरे नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये सारे जो डायपोल मोमेंट है ये ऑल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से ये ऑल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, जिसके वजह से जो नेट डायपोल आता है, जो नेट इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसलिए देखिए जो NaCl है दैट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, बट उसके वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसके बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल का तो डायपोल मोमेंट है, बट नेट ओवरऑल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो डायपोल मोमेंट हर एक डायरेक्शन में क्या है, अलाइंड है, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट डायपोल मोमेंट होता है किसी भी मटेरियल का, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और इसमें तो पहले से ही ज़ीरो होता है, ठीक। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रख दें हम लोग, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा? तो हम लोग ने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो अब क्या होगा ये, तो पॉजिटिव चार्जेस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, जिसके वजह से ये मूव कर जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। वैसे ये वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इधर, इधर नेगेटिव। तो जो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसको हम लोग पोलर बना सकते हैं बाई अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा दें तो हम लोग उसे क्या बना सकते हैं, पोलर बना सकते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में और पोलर मॉलिक्यूल्स में जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है पहले से, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग रखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है। ये जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, तो ये सारे क्या होते हैं बच्चों, एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं, धीरे धीरे अपने आप को रीओरिएंट करने लगते हैं। जो इनका ओरिएंटेशन होता है उसे वो लोग बदल के, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस पे धीरे धीरे फोर्स लगेगा और वो अलाइन हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज सारे इधर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट होता है डाइलेक्ट्रिक पे इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक पे ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, राइट। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, तो देखो बच्चों पोलराइजेशन क्या होता है, तो पोलराइजेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और ये क्या होता है, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट आपका जनरेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक। अब पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन हुआ क्या कि जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपका यूनिट वॉल्यूम में होता है उसे हम लोग बोलते हैं, और ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर है। तो पोलराइजेशन आपका डिफाइन हो जाएगा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, स्पेलिंग पे थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा, अगर गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बच्चों, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। और इस कैसे आता है, अगर मान लो पोलराइजेशन, आपका पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगा, तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और अगर हम लोग, क्योंकि मीडियम में रखा है इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, अगर वहाँ पे क्या था आपका एयर मीडियम है इसलिए एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई और मीडियम होता तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो पोलराइजेशन डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी
पोलराइजेशन जो होगा, डायपोल मोमेंट जो क्रिएट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो। फिर से पोलराइजेशन कब ज़्यादा होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। और ये एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखे? क्योंकि ये मीडियम में रखा हुआ है, एयर मीडियम है, राइट। अब जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम लोग लिखते हैं काई ई। इससे पढ़ते क्या है बच्चों? काई, CHI काई, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, राइट। तो काई ई क्या हो जाएगा यहाँ से? काई ई क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो यहाँ से दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं पोलराइजेशन के, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों इसका? देखो पोलराइजेशन का यूनिट क्या हो जाएगा? डायपोल, इसकी यूनिट देखो, पोलराइजेशन क्या होता है? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल क्या होता है? Q इंटू 2L यानी कूलम इंटू मीटर, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाता है किसकी यूनिट? पोलराइजेशन की। तो यूनिट की अगर बात करें, यूनिट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूनिट ऑफ काई ई, तो क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या हो जाती है? कूलम मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट क्या कैसे निकालते हैं? देखो, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भेज दो, फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ जाएगी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा न्यूटन, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन ई क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम। कूलम से देखो ये बच्चों कूलम कैंसिल हो जाएगा और ये कूलम इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा? यूनिट लेस, यानी जो यूनिट ऑफ काई होता है ये क्या होता है बच्चों? यूनिट लेस होता है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक हम लोग कैपेसिटर में डालेंगे, ठीक है, तब कैसा उसका परफॉर्मेंस होगा वो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी बच्चों क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग डालने से क्या क्या फ़ायदा होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटी होती है उसकी चार्ज को स्टोर करने की, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए हम लोग ने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, इंट्रोड्यूस किया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से एक और फ़ायदा होता है कि जो बच्चों जो प्लेट्स होते हैं आपके, जैसे ये प्लेट है आपका, ये प्लेट है, इस पर कौन सा चार्जेस है? पॉजिटिव, और इस पर कौन से चार्जेस है? नेगेटिव। तो ये इसको फोर्स लगाएगा, इस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये सेम फोर्स लगाएगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होती है। इतने फोर्स से दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो चिपक जाएंगे। तो हम लोग को एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है, या तो हम लोग यहाँ पे नट बोल्ट लगा सकते हैं, या तो हम लोग इसके अंदर कोई मटेरियल लगा सकते हैं नॉन कंडक्टिंग, जो करंट फ्लो ना करता हो। तो वही आपका क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? वो करंट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस को अलाउ नहीं करता है, बट इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो सपोज करो बच्चों ये एक आपका प्लेट है, मेटल प्लेट, जिसके अंदर कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव, और इस पे कौन से चार्जेस इंड्यूस हो गए? नेगेटिव। अब हम लोग सपोज करो कि इसके अंदर
जितना इसका स्पेस है उस पूरे स्पेस में हम लोग ने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, यानी डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो कितना है, d है। अब बच्चों होगा क्या, देखो क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसके अंदर पहले से ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस फॉर्म में क्या होंगे, ओरिएंट हो जाएंगे। क्यों ओरिएंट हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, राइट। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो चार्जेस यहाँ पे डेवलप होंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा बच्चों, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसी तरीके से बच्चों क्या होगा, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये नेट चार्ज जीरो, वैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। वैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो लेकिन ये जो नेगेटिव बच गया और ये जो पॉजिटिव बच गया वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, यानी जो नेट चार्ज बचेगा उस सरफेस पे वो कितना हो जाएगा, इस वाले पे नेगेटिव हो जाएगा और इस वाले पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक की। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। मेटल्स में क्या होते हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाते हैं। जैसे ही उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मेटल्स में क्या होता है बच्चों, सारे इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ई इंड्यूस्ड वो इस डायरेक्शन में है, ई ओरिजिनल इस डायरेक्शन में है। और हम लोग ने जो बच्चों देखा है कि जो जब अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चों, जीरो होगा, बिकॉज ऑफ गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ क्या स्टेट करता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है, तो नेट ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो इंड्यूस्ड हुआ है और जो ओरिजिनल है आउटसाइड है वो क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब हम लोग मेटल डालते हैं तो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है, ये उतने चार्जेस नहीं प्रोड्यूस होते हैं जितने आपके मेटल्स में होते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका मेटल प्लेट है, मान लेते हैं पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव और यहाँ पे क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक। इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इंड्यूस्ड, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल था इधर है। तो इसमें ई नेट बच्चों जो होता है वो ज़ीरो नहीं आता है, ई नेट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसीलिए जो ई इंड्यूस्ड होता है इज़ नॉट इक्वल टू ई ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है उसके इक्वल नहीं होता है। इसीलिए इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा होगा इससे। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है, और इसके अंदर जो चार्जेस आपके इस सरफेस पे आए हैं वो चार्जेस कम है एज़ कम्पेयर टू दिस चार्जेस, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इस चार्जेस की वजह से वो कम है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने अप्लाई किया है। तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों, वो किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में होगा जो आपका ओरिजिनल था। ठीक है, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बच्चों डिनोट करते हैं हम लोग K से, और K क्या होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे क्या मतलब है, इसको समझो ऐसे। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसका ये मतलब है कि जो हम लोग ने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम हो गई है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने 100 न्यूटन पर कूलम क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और जो नेट बच गया आपके पास वो कितना बच गया, 5। ठीक है, तो कितना रिड्यूस हो गया,
100/5 यानी 20 टाइम्स रिड्यूस हो गया, यानी वहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 ही हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक के कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि माइका है, ठीक है, वाटर भी आपका डाइलेक्ट्रिक में आता है जिसकी वैल्यू K की वैल्यू 80 होती है, ठीक है। माइका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो भी चीज़ देखेंगे अभी, पहले इसको देख ले। तो ये आपका प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक हम लोग ने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई इंड्यूस्ड, ये ई ओरिजिनल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपका ई नेट, तो यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा के का, क्या हो जाएगा कि ई नेट जो है, ई नेट के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से ई नॉट अपॉन के लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन के विच इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो ई नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के भी है बच्चों, माइनस ई इंड्यूस्ड, यानी इसमें जो सिग्मा है, इसका सिग्मा जो सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा नॉट अपॉन के इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा आई। तो यहाँ से सिग्मा आई बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, सिग्मा नॉट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है बच्चों, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, क्योंकि के जो होता है, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। के की वैल्यू जो 1 होती है वो किसकी होती है, एयर या फिर वैक्यूम की होती है, और के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ओरिजिनल, ठीक है, यानी अप्लाइड। तो ये होता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि कितने टाइम्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो गया है। तो देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया या फिर इंक्रीज हो गया, तो आंसर है रिड्यूस हो गया, ई डिक्रीजेस। और कितने टाइम डिक्रीज होता है बच्चों, तो जो बाद वाला ई है, यानी ये ई नेट की बात हो रही है, ई नेट वो कितना हो जाता है, के टाइम्स कम हो जाता है, राइट, के टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। वो कैसे सर, देखो पोटेंशियल मान लो वी नेट है आपका फाइनल, ई नॉट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ पोटेंशियल ई को हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस। कैसे, ई बराबर होता है ना माइनस डी वी अपॉन डी आर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, क्या था, हाँ ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी होता है, इज इक्वल्स टू ई नॉट। तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन डी। ये वी नेट क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन डी, सेपरेशन तो उतना ही है, और के है तो के लिख दिए, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वी नेट क्या हो जाएगा आपका, वी नॉट अपॉन के, यानी जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाता है, जो नेट पोटेंशियल है वो भी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। कितने टाइम्स डिक्रीज होता है, के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। अगर कैपेसिटेंस की बात करें सी, तो सी क्या होता है बच्चों, तो सी फाइनल हो जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। सी ओरिजिनल क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी फाइनल क्या हो जाएगा, तो फाइनल क्या होता है, सी क्या होता है आपका, क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू कितना है, क्यू तो आपका वही रहेगा, राइट। चार्ज क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। जो इस प्लेट पे चार्जेस है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा।
डेल्टा वी कितना हो गया, वी नेट कितना है, वी नॉट अपॉन के, राइट। अब यहाँ से देखो के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बचेगा, क्यू अपॉन वी नॉट, और ये क्यू अपॉन, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो सी ओरिजिनल था वो क्या था, क्यू अपॉन वी नॉट था, तो क्यू अपॉन वी नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी नॉट लिख सकते हैं। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू सी नॉट। यानी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है बच्चों, के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं इन द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में इसीलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। ये रिलेशन कभी कभी आपको डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने ये बता दिया, रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड अप्लाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ई क्या होता है, डिक्रीज होता है। वी क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन सी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। कितने टाइम्स, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तब आज का हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब पार्शियल फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक जब पार्शियल फील्ड होगा तब क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैपेसिटर विथ पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक। अगर पार्शियल फील्ड है कैपेसिटर पे, क्या चीज़, डाइलेक्ट्रिक, तब उसका क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो ये आपका कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, इस पे है नेगेटिव, इसके अंदर हम लोग ने इंसर्ट कर दिया टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसकी थिकनेस कितनी है, टी। इसके बीच में सेपरेशन कितना है, डी। तो देखो बच्चों बहुत आसान है, कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, देखो एक कैपेसिटर आपका इधर फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, और एक कैपेसिटर आपका इधर फॉर्म हो रहा है इस तरफ। ठीक है, जो कौन फॉर्म कर रहा है आपका, डाइलेक्ट्रिक। एक डाइलेक्ट्रिक फॉर्म करेगा और एक यहाँ पे जो एयर है। डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, के है। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों कैसे बच्चों, अगर हम लोग देखें तो कैसे हैं, ये सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हम लोग लाते हैं सी इक्विवेलेंट इक्वल्स C1। C1 क्या हो जाएगा बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये आपका क्या है, एयर में है, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। और क्योंकि आपका C2 क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसका डी नहीं होगा, देखो इसका जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा डी है, उसमें से टी माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी माइनस टी। तो यहाँ पे क्या बच्चों बचेगा, डी माइनस टी। और ये कितना बचेगा, इसकी थिकनेस कितनी है, टी, तो ये टी आ जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये टी भी ऊपर चला जाएगा, के को भी ऊपर ही ले लो, बचेगा क्या, ए एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लो, क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा जब पार्शियल फील्ड होगा तब। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना था, पॉजिटिव से नेगेटिव ई नॉट, और इसके अंदर कितना था, ई नेट यानी ई, राइट। और ई बराबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, ई नॉट अपॉन के, है ना, यही तो आया था आपका। अब आपको पता है कि सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है आपका क्यू अपॉन डेल्टा वी।
तो इसको बच्चों हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो इसका कैपेसिटेंस क्या है C1, तो C1 क्या हो जाएगा, क्योंकि एयर में है इसलिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू। क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा इंटू ए, है ना, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू डी। ई कौन सा रहेगा, अप्लाइड, क्योंकि ये आपका कहाँ पे एयर में है, तो यहाँ से सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन, ई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस इस वाले का C1 का, इसका कितना आ जाएगा C2, तो बच्चों इसका हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा वी। ये डेल्टा वी आपका नेट है, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E नॉट इंटू इसका सेपरेशन D माइनस टी प्लस इसका E नॉट अपॉन के इंटू टी। ठीक है, यही तो आपका होगा। डेल्टा वी क्या होता है आपका E इंटू डी, तो E इसका E नॉट है और D किसका है, इसका D माइनस टी, और इसका कितना है आपका E कितना है, E नॉट अपॉन के, E नॉट अपॉन के हो जाएगा इंटू उसकी थिकनेस कितनी है T। ये डेल्टा वी इसको इसी में रख दीजिए, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन के इंटू टी। यहाँ से E नॉट कॉमन ले लीजिए, E नॉट कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, देखो E नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो देखो वही आ गया आपका। तो सेम मेथड है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा वी फाइंड आउट कर लिया और उसको इस वाले फॉर्मूले में रख दिया। इसमें हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया कि एक कैपेसिटर बन रहा है, एक कैपेसिटर ए बन रहा है और दोनों सीरीज़ में, इसीलिए उसको सॉल्व कर लिया और ये आंसर आ गया। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे हम लोग। देखो अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आपका, दो कैपेसिटर, दो आपके डाइलेक्ट्रिक है, इसका K1 है, इसका K2 है, थिकनेस इसकी T1 है, इसकी थिकनेस T2 है। टोटल थिकनेस कितना है, D। बाकी में क्या भरा हुआ है, एयर। तो इसका आप कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चों वही वाला फॉर्मूला C इक्वल्स टू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या हो जाएगा, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इस डायरेक्शन में, इसमें भी E नॉट अपॉन K1, इसमें E नॉट क्योंकि एयर है, इसमें क्या हो जाएगा E नॉट अपॉन K2 और इसमें भी E नॉट। तो एयर वाला कितना है बच्चों, एयर वाला देखो अगर पूरे में से इसको और इसको मैं निकाल दूँ तो पूरा एयर ही है। अगर मैं पूरे में से, अगर मान लो पूरा 5 है, ये 2 है और ये आपका 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। पूरे 5 में से अगर मैं 3 निकाल दूंगा तो पूरा एयर ही तो बचेगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, E नॉट इंटू डी कितना हो जाएगा, एयर वाला कितना हो जाएगा 1 2 3, जो क्या होगा D माइनस T1 माइनस T2, है ना। पूरे D में से इसको माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एयर का आ जाएगा, प्लस इस वाले का E नॉट अपॉन के इंटू थिकनेस T1 प्लस उस वाले का E नॉट अपॉन K2 इंटू थिकनेस T2। ठीक है, अब उसमें रख देते हैं C इक्विवेलेंट बराबर Q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। यहाँ से देखो E नॉट कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन K। तो ये आपका क्या है,
सिग्मा ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये चीज़ें यहीं पे कॉपी हो जाएगी पूरी की पूरी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये पूरी चीज़ें डी माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन अपॉन के प्लस टी टू अपॉन के, ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट। इसको और एक मेथड से हम लोग कर सकते थे कि इसको C1 मान लो, इसको C2, C3, C4, C5, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सीरीज़ में सॉल्व कर लेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस C5, ठीक है। बाकी उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, और आंसर यही आएगा, ठीक है। ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ये आपका प्लेट है और इसके बीच में क्या है आपका एक डाइलेक्ट्रिक ये है और एक ये मेटल है आपका, ये क्या है मेटल, और ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट के है। ये हम लोग ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, निकाल लोगे कैसे? देखो इधर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ई नॉट बाई के, उसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी। यहाँ पे भी कितना होगा ई नॉट, क्योंकि एयर है। इसमें कितना हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ज़ीरो। यहाँ पे फिर एयर आ गया ई नॉट, पूरा डी है, थिकनेस कितनी है T1 T2। तो सेम बच्चों क्या हो जाएगा आंसर, सी इक्विवेलेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, पहले एयर का लिख लेते हैं, डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस इसके वजह से आएगा T1 अपॉन के, और इसके वजह से आएगा क्या, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो उसका कुछ आएगा ही नहीं। तो ये आपका आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा समझ में तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी कैपेसिटर विथ पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों कभी कभी पूछता है ग्राफ बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स यानी डिस्टेंस पे, सेपरेशन पे ग्राफ बनाइए, ई वर्सेस एक्स एंड वी वर्सेस एक्स पे। तो वो भी देख लेते हैं हम लोग अभी। जैसे मान लो इसी का आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा E, यहाँ पे क्या हो गया X। यहाँ पे हम लोग सेपरेशन इसको इजी के लिए ले लेते हैं, ये D, ये भी D, इसको भी D, और ये भी D, और ये भी D, ठीक है, ताकि आपका इजी हो जाए। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5D हो जाएगा टोटल। ये मैं इजी के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, पहले D के बाद चेंज होगा तो ये D हो गया, फिर 2D, फिर 3D, फिर 4D, और फिर 5D। ये आपका X है, X मतलब डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी D में ई नॉट, और ये पूरा कांस्टेंट होगा इस रीजन के लिए, तो D तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट। ये डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि इजी हो। तो ये ई नॉट आपका कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू क्या है आपकी ई नॉट। उसके बाद में आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, राइट। कितना कम हो गया, मान लेते हैं इतना कम हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ई नॉट अपॉन के, फिर से ई नॉट हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो गई। ये ग्राफ है पूरा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई ज़ीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे आ गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई ई नॉट हो गई, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर है। तो ये तीनों क्या होंगे सेम हाइट सेम लाइन पे होंगे। ये थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। अगर पोटेंशियल की बात करें बच्चों तो पोटेंशियल क्या होता है,
तो यहाँ से जब यहाँ पे जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है। कैसे? अगर यहाँ का मान लो पोटेंशियल V है, यहाँ का 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से धीरे धीरे कम हुआ होगा। ठीक है, अब वो कितना कम होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो अब y एक्सिस पे क्या होगा v, और x एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे क्या हो गया x। ये हो गया d, 2d, 3d, 4d, 5d, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल है ड्रॉप हुआ ई नॉट की वजह से, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पहले यहाँ पे मैक्सिमम होगा, धीरे धीरे ड्रॉप होगा, यहाँ पे आ गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ऑब्वियस सी बात है ई नॉट इंटू डी, यही तो सेपरेशन है। जो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर आप यहाँ पे वी निकालोगे डेल्टा वी, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू डी तो आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, ई नॉट इंटू डी। अब बच्चों यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो उसका भी वो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन जितना स्लोप इसका था वो उससे क्या होगा, आपका कम होगा, यानी ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो कौन ज़्यादा बच्चों, θ1 ज़्यादा होगा, उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू दिस डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बना। ये जो आपका लाइन है इतना, ये कितना हो जाएगा, ई नॉट डी अपॉन के टाइम्स कम हो गया पोटेंशियल, फिर ई नॉट आ गया, फिर से जितने एंगल का ये बना उतनी एंगल ये भी बन जाएगा, फिर 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, तो ये कम हो गया। तो ये जो एंगल होगा θ1, जहाँ जहाँ पे एयर होगा वो सबका एंगल क्या होगा, सेम होगा, θ1 होगा। यहाँ पे क्यों कांस्टेंट हो गया बच्चों, क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका v वर्सेस x का ग्राफ ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो आपको करना है करके मुझे सेंड करिएगा अपने जीमेल आईडी पे। नीचे आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, फेसबुक की आईडी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, ट्विटर की आईडी मिल जाएगी। फॉलो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर सॉल्व किए तो सेंड कर दीजिएगा। तो चलो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपका ये मेटल है और ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक, जिसका कांस्टेंट K है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है, इसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रॉ ग्राफ V वर्सेस X एंड E वर्सेस X। सेपरेशन जो है सभी के बीच में वो कितना है, D है। ठीक है, टोटल कितना सेपरेशन आ जाएगा, 5D। और ऑल्सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑल्सो